नमस्कार। क्या रात को सोते वक्त हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं? क्या हमें चीजें पकड़ने में कमजोरी लगती है या फिर हाथ में बहुत जोर से झन्नाहट वाला दर्द होता है? यदि हाँ, तो हम सब एक कार्पल टनल नामक सिंड्रोम से ग्रसित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांग गोयल, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या के बारे में जिसके कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम एक बीमारी है जिसके अंदर एक नस, जिसे हम मीडियन नर्व कहते हैं, वह हाथ के बीच में से जाती हुई और पंजे को अपनी नस की सप्लाई देती है। इसके रिस्ट के अंदर, कलाई के अंदर एक टनल होती है जो कि फाइब्रोफैटी टिश्यू से बनती है। इस टनल के अंदर अगर ये नर्व कंप्रेस हो जाए तो इससे कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, जिन सिम्टम्स को हम कार्पल टनल सिंड्रोम के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जिससे कि हम कार्पल टनल सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है नम्बनेस या झंझनाहट। अंगूठा, अंगूठे के साथ वाली उंगली और मिडिल फिंगर, इन तीन उंगलियों में नम्बनेस या झंझनाहट आना, वह भी इंपॉर्टेंटली तब जब हम रात को सो रहे होते हैं। ये इस वजह से होता है कि ये हाथ हमारा जो है बॉडी के नीचे दबने से या फिर गर्दन के नीचे दबने से दर्द करने लगता है। अब इसके कारण क्या हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम आजकल जो हमारी जीवन शैली चेंज हो गई है उसकी वजह से काफी कॉमन हो गया है। जैसे कि लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पे काम करने की वजह से अगर माउस लंबे समय तक यूज करना पड़ रहा है तो उसकी वजह से जो रिस्ट होती है वो लगातार एक फ्लेक्शन की, मुड़ाव वाली स्थिति में बनी रहती है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस होने लग जाती है। इसके अलावा और फिजियोलॉजिकल कारण भी है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जब फ्लूइड बढ़ जाता है बॉडी में, तो फ्लूइड बढ़ने की वजह से कार्पल टनल नैरो हो जाती है और ये नस दबने लगती है। इसके अलावा कभी हमारे रिस्ट में कोई फ्रैक्चर हुआ हो पुराना जो कि ठीक तरीके से जुड़ा ना हो, थायराइड लेवल्स अनकंट्रोल्ड हो, डायबिटीज लेवल्स अनकंट्रोल्ड हो, या गठिया बाय जिसे आर्थराइटिस कहते हैं वह हो, तो भी कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम को वैसे तो क्लिनिकली ही डायग्नोस किया जाता है इसके सिम्टम्स और साइन के आधार पर। एक नॉर्मल क्लिनिकल टेस्ट है जिसे हम पैलेंस टेस्ट बोलते हैं। ये घर पे भी किया जा सकता है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस टेस्ट के अंदर हम अपने दोनों हाथों को इस तरीके से बेंड करके कुछ समय तक बैठ सकते हैं, और अगर ऐसा करने के थोड़ी देर के बाद अगर हमारे हाथ में इन तीन फिंगर्स में नम्बनेस या झंझनाहट आने लगे, इसका मतलब है कि हम कार्पल टनल सिंड्रोम की इनिशियल फेजेस से ग्रसित हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम इनिशियली तो पेन और झंझनाहट के साथ ही प्रेजेंट करता है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो इस हिस्से में दर्द तेज होता चला जाता है, अनबेरेबल, और यह हिस्सा वीक पड़ता जाता है। हमें चीजें ग्रिप करने में, जैसे कि चाकू से कुछ कट करने में, बॉटल खोलने में, शर्ट के बटन लगाने में, रोटी तोड़ने में, आटा गूंदने में, कपड़े निचोड़ने में, इन सब चीजों में दिक्कत आने लगती है। यह चीज जब डेवलप हो जाती है तो ये ग्रेड 4 कार्पल टनल सिंड्रोम का रूप ले लेता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस के अलावा इसको डायग्नोस करने का जो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो है नर्व कंडक्शन स्टडीज और एनसीवीज। इसके अंदर नसों के ऊपर कुछ तार लगा के हल्का करंट देके उनकी जो गतिविधि है वो नापी जाती है। उससे ये क्लासिफाई करने में भी हेल्प मिलती है कि ये कौन सी ग्रेड का कार्पल टनल सिंड्रोम है। ग्रेडिंग ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम पे इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कार्पल टनल सिंड्रोम जनरली लाइफस्टाइल चेंजेस से और एक स्प्लिंट भर लगाने से करेक्ट हो जाते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम के इलाज में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं: लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। ग्रेड 1 और 2 जैसा कि हमने बात करी, इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि जिन चीजों से रिस्ट का मूवमेंट ज्यादा होता है, जैसे कि प्रोलॉन्ग माउस यूजेज, प्रोलॉन्ग टाइपिंग, वो चीजें अवॉइड करना, आटा गूंदना, कपड़े निचोड़ना, कलाई से जैसे चक्कू का इस्तेमाल करना, ये चीजें छोड़ने से, और रिस्ट स्प्लिंट एक तरीके का दस्ताना होता है जो कि रिस्ट के अंदर मूवमेंट्स की गतिविधि की क्षमता को कम कर देता है, जिससे कि नस दबना बंद हो जाती है। अगर यही स्टार्ट कर दिया जाए तो फर्स्ट 2 स्टेजेस में हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, थायराइड, डायबिटीज या आर्थराइटिस अगर अनकंट्रोल चल रहा है तो उसको करेक्ट करने से इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ग्रेड 3 में हमें दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनको नर्व स्टेबलाइजर्स कहते हैं। इनमें कुछ दवाइयां जैसे कि प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, कार्बामेज़ेपिन, इस तरीके की दवाइयां शामिल हैं जो कि नस के अंदर अतिरिक्त पेन होने का जो रिसाव है, जो अतिरिक्त पेन है, उसको कम करती हैं। अगर ग्रेड 4
पे अगर कार्पल टनल सिंड्रोम पहुंच जाए, यानी कि पेन जो है इन सब चीजों के बाद भी अनबेरेबल है या फिर नस में वीकनेस डेवलप हो गई है, तो फिर सर्जिकल करेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। सर्जिकल करेक्शन में जो कार्पल टनल है उसमें एक छोटा सा चीरा लगा के उस नस को रिलीज कर दिया जाता है। ये 15 से 20 मिनट की सर्जरी है और सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और ऐसा करने से पेशेंट को उन सिम्टम से रिलीफ मिलता है। अगर कार्पल टनल सिंड्रोम इनिशियल स्टेजेस में है तो कुछ एक्सरसाइजेस भी हेल्प करती हैं, जो कि रिस्ट मसल्स की, जो रिस्ट के इर्द गिर्द मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं। सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि हम अगर रेगुलर तरीके से करें तो इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम हालांकि एक मामूली डिसऑर्डर है, लेकिन अगर इसको टाइमली आइडेंटिफाई नहीं किया जाए तो रिस्ट मसल्स और ये हमारी जो हाथ की मसल्स हैं कंप्लीटली परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं, जो कि आगे हमें काफी दिक्कत देती हैं। तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स से हम ग्रसित हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। धन्यवाद।